अच्छा, हम कौन सा डेमोग्राफी खराब कर रहे थे? मतलब से अगर आप कहेंगे जी डेमोग्राफी खराब हो रही है, तो हम जो हुकूमत कर रहे थे उन्हीं डेमोग्राफी का तो हिस्सा थे। वो क्यों नहीं देना चाहते थे हमें? मतलब ये तो क्वेश्चन है ना कि भाई, मतलब अगर हमारी 10 सीटें रिजर्व होती तो वो हमारी होती ना, हम भी उसी डेमोग्राफी का हिस्सा थे। हम कोई दफा 370 जो उस वक्त लगा हुआ था, या वो जो स्पेशल स्टेटस है, हम उसके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं ना पैदा कर रहे थे। लेकिन क्योंकि हम एक अलग एथनिसिटी हैं, हम मतलब एक तरफ एथनिक वार है, एक तरफ कम्युनल वार है, उसके बीच में ट्राइबल पिस रहा है। मतलब अगर वैली में जाएंगे वहाँ हम एथनिकली अलग हैं, यहाँ हम रिलीजियसली अलग हैं। गुज्जर बकरवाल तबके को लेकर, यानी ट्राइबल्स को लेकर, केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो हुकूक उन्हें 73 साल जम्मू कश्मीर में नहीं मिले, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील करने का मकसद असल में ये था कि ट्राइबल्स जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और यही ट्राइबल्स जो लद्दाख में रहते हैं, इन्हें वो तमाम हुकूक दिए जाएं जो हुकूक इन्हें हासिल नहीं थे। लेकिन क्या 5 अगस्त 2019 के बाद आज 1 साल बीत चुका है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 मुकम्मल तौर पर एप्लीकेबल हो चुका है जम्मू कश्मीर पर, तमाम कानूनों को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड कर दिया गया है, सेंट्रल लॉज को। क्या सोचती है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी इसके बारे में? गुज्जर बकरवाल समुदाय इसको लेकर क्या सोचता है? इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं फाउंडर ट्राइबल रिसर्च फाउंडेशन डॉक्टर जावेद भाई। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो आइन के अंदर तरामीम होनी थी वो तमाम तरमीमें हो चुकी, और उसके बाद जिन कानूनों को यहाँ आना था, मरकज़ से यहाँ आना था, वो तमाम कानून भी आ गए। गुज्जर बकरवाल तबका इन तमाम कानूनों को लेकर क्या सोच रहा है? खौफ हिरास का शिकार है, या उसे ये वो पुरअमन है, उसे ये लग रहा है कि अब कम से कम 14 सीटें उसके लिए रिजर्व हो जाएंगी और उसको वो तमाम हुकूक मिलेंगे जो 73 साल तक उसको नहीं मिले? देखें, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन जो अप्रोप्रिएट मुझे लगा कि जो आपको इस सिलसिले में बोला जाना चाहिए वो ये है कि पिछले 73 साल, मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 91 के से आगे जब हमें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिला, उससे पहले अगर मैं कहूँगा तो 1950 में जब लिस्ट बनी शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट की, तो उसमें जम्मू कश्मीर का कोई भी ट्राइबल जो है उसमें नहीं रखा गया। 92 में शेड्यूल कास्टों को रखा गया उसमें। तो मेरा ये कहना है कि उस वक्त भी हम लिस्ट में आ सकते थे, तो क्योंकि स्पेशल स्टेटस था तो नहीं आए। 91 में जब हमें शेड्यूल ट्राइब मिला तो टिल 5 अगस्त 2019 हमें राइट्स नहीं हैं किसी तरह के भी, सिवाय कि आप जॉब में हैं और प्रमोशन में था, वो भी बाद में बैन कर दिया गया, एडमिशन में। तो 2 ही जगह पे हमें रिजर्वेशन थी, बाकी जो ट्राइबल इंडिया के ट्राइबल्स को था वो नहीं था। 5 अगस्त को इन्होंने वो तमाम राइट्स जिनके लिए हम लड़ रहे थे, जिनके लिए हमने हर वक्त आवाज़ उठाई कि हमें एट पार विद अदर ट्राइब्स ऑफ इंडिया ट्रीट करो, उन्होंने दे दिए। कुछ अमेंड किया, कुछ एप्लीकेबल किए, कुछ किसी न किसी ज़रिए से वो सारे के सारे राइट्स जो हैं वो एक्सटेंड कर दिए गए। वो चाहे डिलिमिटेशन के ज़रिए सीटों के रिज़र्व करने का हो, चाहे कंजर्वेशन एक्ट 1980 हो, चाहे SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, चाहे आर्टिकल 342 के ज़रिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ट्राइबल को आसाइशें, सेफ गार्ड्स हैं, उनके एक्सटेंशन करने की बात हो, तो ये सब कुछ कर दिया गया। तो एक होप मैं आपको बोलूं कि मैंने लगातार इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे नेशनल और लोकल डेलीज़ में वो अपेयर हुए कि भाई ट्राइबल कितने होपफुल हैं इसको लेकर के। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा सिलसिला 5 अगस्त से पहले था, उसके बाद ये तो हुआ, मतलब कि राइट्स अभी तक हमें मिले या ना मिले ये और क्वेश्चन है, लेकिन एक बात हुई कि हम एलिजिबल हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम किसी भी सरकारी दरवाजे को खटखटा सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की दुआई दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमें राइट्स मिले हैं। अब ये है कि अब ट्राइबल्स ने क्या किया है कि ईयर्स टुगेदर 70 साल से 73 साल से वो देख रहे हैं कि भाई कोई राइट्स नहीं है, वो नहीं है, और उसमें वो जो मिला है उनको पता ही नहीं है।
और उसको इतने इस तरह से पब्लिसाइज नहीं किया गया कि आपको मिला क्या है, आपको आगे करना क्या है, किसी को पता ही नहीं, क्योंकि थे ही नहीं। जब राइट्स होंगे नहीं, ये राइट्स को अपने लोगों को ये जानने में काफ़ी टाइम लगेगा कि भाई आपको क्या राइट्स मिल गए, आपको अब आगे कहाँ जाना है। वैसे वैसे आपने कहा कि हुकूक आपको क्या मिले हैं, आपको आगे कहाँ जाना है, ये तो बात की बात है, लेकिन आप सिद्रा की बात करें, आप नगरोटा की बात करें, मजीन की बात करें, सांबा कठुआ किसी भी इलाके की बात करें, वहाँ जब हम गुजर बिरादरी के लोगों से या बकरवाल लोगों से बात करते हैं तो बकरवाल तो साफ तौर पे कहते हैं जी कि ठीक है जी, हमारा तो वक्त आ गया निकलने का, तो हम निकल जाएंगे यहाँ से, या तो पंजाब चले जाएंगे या हम कहीं और चले जाएंगे। लेकिन गुज्जर कबीले के लोग ये कहते हैं कि जी यहाँ जब जेडीए का बिल्डोज़र आना है तो हमारे यहाँ आना है, सांबे में बिल्डोज़र चलना है तो हमारे ऊपर चलना है, कठुआ में बिल्डोज़र चलना है तो हमारे ऊपर चलना है, मजीन में चलना है तो हमारे ऊपर चलना है, सिदरा में चलना है तो हमारे ऊपर चलना है। तो वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट की ज़मीनों के ऊपर काबिज़ हैं, हम तो, हमारा कब्ज़ा तो आज का नहीं है, 70-70 साल का, 100-100 साल का, वो उनका कहना है। आपसे ये समझना चाहूँगा कि सरकार अगर आपको इतने हुकूक दे रही है तो ये बिल्डोज़र भी आप ही के ऊपर क्यों चल रहा है? देखें, बात ये है कि जो 5 अगस्त को इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट की पहले बात करते हैं, ट्राइबल एंड जो लोग ट्राइबल हैं और फॉरेस्ट में रहते हैं और उनका लाइवलीहुड उसके ऊपर डिपेंडेंट है, 3 बेसिक शर्तें हैं। तो अगर उनका लाइवलीहुड भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो फॉरेस्ट में भी रह रहे हैं और उनके पास कुछ कागज़ भी हैं, और आज उनको निकाला जा रहा है जब 19 अप्रैल 5 अगस्त 2019 को जब इन्होंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया है, एप्लीकेबल कर दिया है रियासत ऑफ जम्मू, उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको बजाय वहाँ फॉरेस्ट के धरना देने के, ये आप जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर का फॉरेस्ट का दफ्तर है उसके बाद बाहर धरना दीजिए। मैं तो 5 दफ़ा उनसे मिला हूँ, गिरा साहब से। मैंने उनको बोला कि जब तक हमारा ये फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, तो ये जो बीच का पीरियड है इसमें एटलीस्ट आप अपने लोगों को कहें कि भाई ये तो अंडर प्रोसेस है, इनको डिस्प्लेस, हाँ, इनको मतलब जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर साहब के साथ मेरी एक लंबी 3 घंटे की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम फॉरेस्ट के जो ऑफिसर थे वो उन्होंने बुलाए हुए थे, और उसमें मैंने एंड पे ये अर्ज़ की कि ठीक है, इसको गवर्नमेंट को, फॉरेस्ट को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिल के लागू करना है। तब तक जो बीच का पीरियड है, एटलीस्ट आपके जो ऑफिसर हैं उनको एक बात तो जानी चाहिए कि भाई आप होल्ड रखो, फिलहाल इनके क्लेम जाने दो। देखें, जब हम क्लेम करेंगे, क्लेम रिजेक्ट होगा, फिर वो मतलब फर्स्ट आपको गांव में क्लेम करना है, जो आपकी सब तो क्लेम करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। आपको अभी क्लेम का मौका ही नहीं है। लेकिन ये कि मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर किसी की गिरदावरी या कोई भी ऑक्यूपेशन मतलब वो ऑक्यूपाइड रहा है उसके ऊपर, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर काफ़ी देर तक, और उसके पास कुछ कागज़ हैं, वो यहाँ से निकालेंगे, वो ले सकता है। मतलब उसको 32 कनाल ज़मीन लेने का हक है, जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है अंडर 2006 के फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। अब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी जगह पे कोई आदमी फॉरेस्ट की लैंड से, अब लैंड्स 2-3 तरह की हैं, एक गवर्नमेंट की लैंड है, एक फॉरेस्ट की लैंड है, एक आपकी इंडिविजुअल लैंड है। तो इन सारी लैंड्स में आप कौन सी लैंड पे बैठे हैं? अगर आप फॉरेस्ट की लैंड पे बैठे हैं और आपको बेदखल किया जा रहा है, तो आपको एटलीस्ट प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर से कम किसी से बात नहीं करनी चाहिए। और अगर वो भी नहीं मान रहे हैं, तो आपको कोर्ट का रास्ता, आपको एक एप्लीकेशन देनी है कि भाई मुझे तो राइट है, ये मेरा है, और मुझे ये मतलब 5 अगस्त का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसका शेड्यूल 5 है, उसके 94 नंबर पे जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसमें वो वर्ड था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो हटा दिया किया है, तो एप्लीकेबल कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगर वो लोग, उनके अंदर जागीरदी है, या अगर वो कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट जम्मू आ जाए, मुझे मिले, हम चलेंगे। मैं राय साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कोई वकीलों की कमी तो आपकी बिरादरी में नहीं है ना? वकीलों के साथ साथ में सहाफ़ियों की भी कोई कमी नहीं है,
दानिशरों की कोई कमी आपकी कम्युनिटी में नहीं, अफसरों की कोई कमी आपकी कम्युनिटी में कमी नहीं, अफसरों के अलावा रिटायर्ड लोगों की कोई कमी आपकी कम्युनिटी में नहीं। वो बड़े बाअसर मतलब लोग हैं जिनका माशरे में ज़बरदस्त किस्म का असर रसूख है। तो ये सब लोग कर क्या रहेंगे? तो नहीं कहीं सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में है कि भाई चलो ठीक है चार नहीं, मैं मतलब बरादरी के खिलाफ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात है कि हर एक जो तो पॉलिटिकल लीडर होगा कोई भी, वो हमारा भाई है, उसको उसका वोट का इशू होता है। फिर उसके बाद आ गया जो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं हैं मगर वो क्या कहते हैं वकील हैं या कोई और एक्टिविज्म का काम कर, उनके भी कुछ एम्बिशंस होते हैं कि भाई वो पता नहीं पॉलिटिकल कुछ करने जा रहे हैं, तो उसमें सब कम्युनिटी, हाँ सब कम्युनिटी जॉइंट इलेक्टोरेट है ना। सियासी तौर पर जिस पार्टी से मेरी वाबस्तगी है उसके एजेंडे को फिलहाल सूट नहीं कर रहा, तो मैं नहीं बताऊंगा अपनी बिरादरी के लोगों को कि भाई ट्राइबल एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट नाम का एक कानून आया है जिसमें आपको राइट्स के लिए बाज़ाब्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने क्लेम करना। मैं आपको बोलूं कि कम्युनिटी के अंदर, पूरी कम्युनिटी के अंदर बहुत रेयर है किसी को पता हो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में है क्या, हमें कहाँ से शुरू करना है, कहाँ, मतलब मैं, आप यकीन करेंगे कि 5 अगस्त को जब 1 साल पूरा होने वाला था तो मैंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में के पास एक बड़े ऑफिसर थे, उनके पास चार्ज था ट्राइबल अफेयर का, तो उनको मैंने फ़ोन करके पूछा। उन्होंने कहा कि मैंने इस पे 1-2 मीटिंगें ली हुई हैं, बाल चल रहा है, बाल मतलब चल रहा है कि क्या है, मतलब गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है। इसमें 3 बड़े फैक्टर हैं, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा जो है रूरल डेवलपमेंट, जो पंचायत, जो ग्राम सभा बनेगी। अब ये 3 डिपार्टमेंटों के मतलब आपका गांव में जो सभा बनेगी उसमें भी उनके मेंबर हैं, फिर तहसील में जो सभा, देखें आप क्लेम कैसे करेंगे, क्लेम आप गांव में वो जो ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा का मतलब वो लोग होंगे जो लोग वहां वोट दे सकते हैं, वो लोग उनके पास आप एक क्लेम रखेंगे कि मैं फॉरेस्ट की लैंड पे रह रहा हूं, तो वो उस क्लेम को जो है वो आपका तहसील एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं मतलब अगर एक्सेप्ट करेंगे वो तहसील में दे देंगे, तहसील में एक और कमेटी होगी, तो अगर ये रिजेक्ट करते हैं आप तहसील में अपील कर सकते हो। ठीक, अब अगर तहसील रिजेक्ट करती है आप डिस्ट्रिक्ट में अपील कर सकते हो, अगर डिस्ट्रिक्ट रिजेक्ट करता है आप स्टेट की कमेटी जो चीफ सेक्रेटरी हेड कर रहा है उसके पास आप कर सकते हो, फिर अगर वो भी, तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हो। और पूरे इंडिया के अंदर 10 लाख ट्राइब्स के जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनको नहीं निकाला है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है अभी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा निकालो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर नहीं है तो निकालो, तो गवर्नमेंट फिर गई है कि नहीं हम कुछ और देख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जिस दिन आपने क्लेम दे दिया उस दिन के बाद आपको कोई नहीं निकाल सकता। एज ऑन डेट आप अगर जाएंगे कोर्ट में, भाई ये तो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है तो इससे पहले क्यों निकाल रहे हैं, तो कौन निकाल सकता है, मतलब ये तो तौहीन बनती है, तौहीन है। अच्छा राय साहब, एक और चीज़ कि रोशनी को लेकर भी बहुत सारी बातें जो है अलग अलग तरीके से करी जा रही हैं। जी जी। अगर रोशनी स्कीम में भी देखा जाए तो जम्मू में जिन इलाकों में कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोशनी की ज़मीन रेगुलराइज कराई गई है, क्या वो हकीकत पर मबनी है? क्या नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको बोलूँ, मुझे अपने जम्मू, सांबा, कठुआ, ये 3 डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर और रियासी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें रेयर है हमारे लोगों को, अगर ये जागृति होती कि ज़मीन पे बैठना तो बैठे होते, इस वक्त तक तो बैठे होते ना, दर बदर कहाँ फिरते रहते। मुझे बताओ 70 साल हमारी हुकूमत रही है, जो चाहे कोई भी पार्टी रही हो, कह रहे थे कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई हो, तो वो कह रहे थे अगर आप उस मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर तो हमारी हुकूमतें रही हैं, मगर फिर हम क्यों दरबदर हैं? फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्यों नहीं आया 2006 में ही क्यों नहीं आया? मतलब ये कि मैं एक गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में बैठा हुआ था, वहाँ पे मतलब चीफ मिनिस्टर साहब उसको सदारत कर रहे थे उस वक्त के, तो किसी ने बोला कि भाई ये क्यों नहीं दे रहे हैं, तो एक फॉरेस्ट मिनिस्टर थे उस वक्त के, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा जी हमारे अपने राइट्स बहुत ज्यादा हैं कि आप उस फॉरेस्ट राइट से भी अच्छा एक्ट है हमारा। तो मगर उसमें क्या था कि 3 साइड से आप मकान बना सकते हैं, 3 दीवारें, तो उसमें आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, था वैसे थोड़ा बहुत प्रोविजन था जिसकी वजह से लोग जंगलों में बैठे हुए थे।
तो मेरा ये कहने का मेरा ये इसमें कहना है कि लोगों को खुद जानकारी नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट के तहत अगर आपको कोई तंग करता है, इवन ये लोग तंग करते हैं जो कहेंगे कि आप इधर से निकलो, वहां से निकलो, वहां से निकलो, तो आपको पुलिस में जाके कंप्लेंट नहीं करनी, आपने DM के पास जाना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DC के पास, कि अंडर SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट इस पे कार्रवाई की जाए। आपने तहसीलदार के पास जाना है, आपने थाने में नहीं जाना, क्योंकि थाने का जो आदमी है SHO वो या तो इंस्पेक्टर रैंक का या सब इंस्पेक्टर रैंक का। ठीक, इसकी SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट के मुताबिक जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे कोई कर ही नहीं सकता। ठीक, उसके लिए ऑर्डर जो है DM करता है, DM उसकी पूरी डायरी रखता है कि भाई बंदे के साथ क्या हुआ। या तो पुलिस का तो चक्कर ही नहीं है कि आपको, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उठते हैं, हम जाते हैं थाने में, यो लियो जी थानेदार साहब, थानेदार कहते तो मुंशी लियो जी, मुंशी इसमें है ही नहीं। पूरे इस पूरे SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट में मुंशी गिरी कहीं नहीं है, SHO गिरी कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि DSP को देंगे और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी वेदर कि ये कमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगले बंदे को जब अरेस्ट किया तो 6 महीने तक उसकी जमानत नहीं है, बेल नहीं होगी। सर क्या कह रहे हैं आप? मतलब इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। अब मैं कहूँगा रेडियो वालों को आप प्रोग्राम करें, वो करेंगे जी एट्रॉसिटीज एक्ट के ऊपर 1 दिन का प्रोग्राम हुए, रेडियो कश्मीर श्रीनगर, रेडियो कश्मीर जम्मू से एक घंटे का प्रोग्राम, मैंने उसमें बोला आपको क्या करना है, लेकिन एक हिस्से को पता चला, हर हिस्से में मैं कहाँ जाऊँगा कि भाई आपको मतलब आपको कोई तंग करता है, इवन आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय तंग करता है, नॉन ट्राइबल, उसमें जरूरी है कि नॉन ट्राइबल अगर आपको तंग करता है, कहता है जी यहाँ से निकलो, वहां निकलो, आप गुज्जर हो, आप वो हो, आप ये हो, आप मतलब आप ट्राइबल हो, आपको DC के पास जाना है या SDM के पास जाना है या कंसर्न तहसीलदार के SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट के तहत कहना है कि ये मुझे जी डिफेम कर रहा है, इसने मुझे ये कहा, 2 गवाह ले जाओ, 6 महीने अगर जमानत हो जाए उस बंदे की। अच्छा, इतना ज्यादा एम्पावर्ड है। आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई आदमी गाय के नाम पे कि भाई आप गाय ले जा रहे हैं और आपने दाढ़ी रखी हुई है और आपको पीटता है, उसको SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट में 6 महीने मिलेगी नहीं, क्या कहते हैं, बेल नहीं मिलेगी, और DC को एंटरटेन करना है उसी वक्त। और दूसरा, आप जा रहे हैं, आप कश्मीर से गुजर रहे हैं, तो कोई बंदा मर गया, आप कब्रिस्तान में ले जाते हैं, वो कहते हैं नहीं यहाँ नहीं दफन करना, उस पूरी कम्युनिटी के ऊपर SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट के तहत वो अंदर हो सकते हैं, कार्रवाई उसी वक्त। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किए हैं जम्मू कश्मीर में टूवर्ड्स ट्राइबल्स को पता नहीं, ट्राइबल इंटेलेक्चुअल को पता नहीं, ट्राइबल वकील को पता नहीं, ट्राइबल ऑफिसर को पता नहीं, तो मतलब पता जावेद राई पढ़ता है, उसने आर्टिकल लिखे हैं, वो इसके पीछे लगा हुआ है, इसलिए उसने, मतलब मैं 2006 से आज तक सिर्फ यही मैंने मतलब आप यकीन करें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने 3 दफा इस पे कमेटियां बनाई कि भाई कमेटी, और रिजेक्ट किया क्लेम पहले जो राय साहब। लेकिन आपके साथ भी एक परेशानी ये है कि आपको फौरन कह दिया जाता है, क्योंकि आज जो भी आदमी ये कहे इस वक्त के माहौल में जम्मू कश्मीर में कि भाई ये जो कानून आया है ये आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये जो कानून यहाँ पर नहीं थे उन कानूनों से बेहतर हैं, उसको कहा जाता है जी ये हिंदुस्तान का एजेंट है, ये फलां एजेंसी का एजेंट है। देखिए, हम सब लोग जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदुस्तानी हैं, हम उसके एजेंट हैं या हम उसके एक सिपाही हैं, हम हिंदुस्तानी। सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब कोई हिंदुस्तानी कहे इसमें कोई सरकार का ये बस बीजेपी सरकार का नहीं है। हमने जो हमारे बारे में अच्छा करेगा, मोदी जी अच्छा करेंगे वो अच्छे, और अगर कोई और सरकार आके अच्छा करे इनसे भी अच्छा, हम उनका भी गुणगान करेंगे। हिंदुस्तान तो हमारा मुल्क है, हमने तो प्रोटेक्ट किया है। गुर्जर जो हैं, गुर्जर प्रतिहारा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 5वीं सदी से लेके 11वीं सदी से गुजरात तो हमारा नाम है, गुज्जर राटा कहते हैं प्राकृत में, राष्ट्र कहते हैं संस्कृत में, गुज्जर राटा गुज्जर नेशन। आप जाएं रात को और गुजरात की स्टेट की वो वेबसाइट खोलें, उसमें एटमोलॉजी देखें, वो कहेंगे दिस गुज्जर नेशन। और सिंध से लेके गुजरात तक हमने गुर्जर प्रतिहारा ने 500 साल तक हुकूमतें की, और जो अखंड भारत की आज ये बात करते हैं
उस अखंड भारत के हम राखे थे, उस हिंदुइज्म को वापस रिवाइव करने वाले हम थे। तो आज हमें कोई क्या बताएगा, कोई जम्मू की प्रेस क्लब में बैठ के बोलेगा मैं हिंदुस्तानी हूँ, और कोई बोलेगा कि बॉर्डर पे खड़ा होके कि मैं मुल्क के साथ हूँ, उसमें फ़र्क है, उसमें फ़र्क है। गुज्जर बकरवाल समुदाय जो है ये बॉर्डरों के ऊपर जो फौज के साथ नहीं, वो मतलब अपने मुल्क के साथ कोई गद्दारी क्यों करे। जिस मुल्क के साथ हमारा रिश्ता, हमारा जेनेटिक कोड में हमारा अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का रिश्ता है। मतलब हमारे पास ज़मीन नहीं है लेकिन मुल्क के साथ फिर भी रिश्ता है। ये तो हैरानी की बात है, आपके पास ज़मीन ही नहीं है, आप वहाँ रहते ही नहीं है, आपको कोई राइट्स मतलब वहाँ घुसना नहीं देता, लेकिन फिर भी आप कहते हैं हम जी इसे मुल्क का रहने वाला, आप कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो तो रेयर होता है किसी भी, मतलब देखें ट्राइबल स्टेटस के अंदर पूरे इंडिया में 87% हिंदू हैं, 7% जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, 6% उसके अंदर जो है वो नहीं रेस्ट हैं। उसमें सबसे बड़ा ग्रुप ट्राइबल में गुज्जर्स का है। वो क्यों है, और जम्मू कश्मीर में है क्यों है, हजारों रिसर्च हुई, उसके बाद आपको वहां डाला। ऐसा नहीं है कि रात को आपको लाया और डाल दिया और कुछ हो गया, ऐसी बात नहीं। हम खड़े हैं, हम मतलब खुश करने के लिए किया ना, किसी एक कबीले को खुश करने के लिए। मैं आपको बोलूं ना, मतलब क्यों कबीलों, हम खुशी की गेम ही नहीं खेल रहे। हम कह रहे हैं हमें राइट्स दे दिए, हमें वो हुकूक दीजिए जो हम डिजर्व करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें राइट्स दे दिए एज ट्राइबल, ठीक है ना, एज ट्राइबल। 1991 में उन्होंने हमें ट्राइब तस्लीम कर लिया और कहा कि आप शेड्यूल ट्राइब हैं। उसके बाद राइट्स देने थे ना, इमीडिएटली आपको दे देना था सारे राइट्स, लेकिन 93 में आपने रिजर्वेशन रूल बनाए। उसके बाद आप इस वक्त तक मतलब वो राइट्स जो पूरे हिंदुस्तान में एंजॉय करते हैं, वो आपने एक्सटेंड नहीं किए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सीटें रिजर्व हो जाएंगी। अच्छा, हम कौन सा डेमोग्राफी खराब कर रहे थे, मतलब से अगर आप कहेंगे जी डेमोग्राफी खराब हो रही है, तो हम जो हुकूमत कर रहे थे उन्हीं डेमोग्राफी का तो हिस्सा थे। वो क्यों नहीं देना चाहते थे हमें, मतलब ये तो क्वेश्चन है ना कि भाई, मतलब अगर हमारी 10 सीटें रिजर्व होती तो वो हमारी होती ना, हम भी उसी डेमोग्राफी का हिस्सा थे। हम कोई दफ़ा 370 जो उस वक्त लगा हुआ था, या वो जो स्पेशल स्टेटस है, हम उसके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं ना पैदा कर रहे थे। लेकिन क्योंकि हम एक अलग एथनिसिटी हैं, हम मतलब एक तरफ एथनिक वार है, एक तरफ कम्युनल वार है, उसके बीच में ट्राइबल पिस रहा है। मतलब अगर वैली में जाएंगे वहाँ हम एथनिकली अलग हैं, यहाँ हम रिलीजियसली अलग हैं। तो मतलब दोनों तरफ बॉर्डर पे इस साइड, बॉर्डर की इस साइड हम मुस्लिम चेहरे वाले लोग हैं, बॉर्डर के उस साइड हम इंडियंस हैं। मतलब हर तरफ से एक जो है इसमें लेकिन अब आपको राय साहब बिल्कुल यकीन है कि ये जो कानून यहाँ पर आए हैं, ये कानून यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी को एम्पावर करने में सहायक इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कानून आ गए हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर 5 अगस्त से, उसमें बड़ा पोटेंशियल है। ट्राइबल्स को एम्पावर करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 4 साल से लोगों ने क्या किया कि यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। ये निकल के पंजाब, कि आप पंजाब न जाएं, अब नहीं, पंजाब, हिमाचल, जिधर को उनको रास्ता मिल रहा है वो वहाँ निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी टेंशन्स हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी आप घुसते हैं वहाँ कुछ डेमोग्राफी आ जाती है, वहाँ एथनिसिटी आ जाती है, वहाँ आपके चेहरे मोहरे आ जाते हैं, वहाँ आपको कोई हिंदुस्तानी एजेंट कहता है, कोई कहता है तुम पाकिस्तान, तुम मुसलमान हो, तुम उधर के होंगे। मतलब हर हजार चीज़ें हमारे ऊपर। तो पंजाब के अंदर लोग जाते हैं, खुला है, जाओ जी जिधर मर्जी जाओ। लोगों ने अपने ज़मीनें दी हुई हैं, कह रहे हैं कि भाई गोबर आता है तो हम इधर डालेंगे। हमें वो तो गुजरों को इसलिए वेलकम कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक फूड शुरू कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये कह रहे हैं गोबर लाओ जी, हम फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे। मतलब यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई तभी से भी उठो तुम जी, इस जगह पे एक विशेष समुदाय के लोग एक विशेष जगह पे यूं हो गया वूं हो गया। और भाई हमने 1947 से लेके आज तक जो इतने 73 साल में, कोई बताए जम्मू वाला, सांबा वाला, कठुआ वाला, या कोई बताए कि गुज्जर ने किसी के साथ कोई किसी निफोरियस डिजाइन में था, वो बताए ना, कोई एक वाकया बताए।
ठीक। कोई एक बंदे का नाम बताए कि जो नोफेरियस डिजाइन में था। जब हम एक मतलब हम अपने दिन रात में लगे हुए हैं, जिसकी 100 भैंसें हैं ना भाई मेरे, एक बच्चा नहीं पाल सकते। एक कुत्ता रखो घर में तो आपको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, 100 भैंसें रखनी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे लोग आप देखें, हमारी बहनें सुबह उठती हैं, दूध बेचती हैं, वहाँ जाती हैं, शाम तक उनकी जिंदगी के सारे ख्वाब वो सोती हैं, फिर सुबह उठती हैं, फिर दौड़ती हैं। मतलब इसमें इस सारे किस्से में यार हमें जो मैं अब मतलब इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन ने 2006 में एक डिक्लेरेशन दी जिसमें इंडिया ने भी साइन किया। उसमें उन्होंने कहा कि ट्राइबल्स को राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिव होना चाहिए, कि भाई आप उसको छेड़े ना, आप उसके बीच में जाके घुसते हैं, इंटरवेंशन करते हैं हर एक चीज में। हाँ, तो इधर से इधर हो जा, तू उधर हो जा, और बगैर उसकी कंसेंट के आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर जावेद राही। आपने साफ तौर पर इनसे ये सुना कि गुज्जर बकरवाल कबीले की जो कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों के बारे में बात ना ही की जाए तो बेहतर है। आपको बार बार याद आती होंगी वो तमाम कश्मीर से तस्वीरें जहां पर आतंकवाद से लड़ते हुए गुज्जर समुदाय के बच्चे शहीद हुए और उनकी शहादत को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। वो तमाम चीज़ें आपको याद होंगी। ये तमाम बातें आज डॉक्टर जावेद राही ने कही, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि गुज्जर समुदाय, बकरवाल समुदाय के लोगों को भी अपने हुकूक को पहचानना होगा SC/ST एक्ट के तहत, और उसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में आपको क्या कुछ अधिकार, क्या कुछ आपको ताकतें मिली हैं, आप उन तमाम ताकतों का इस्तेमाल करें। और ये जो नई आज़ादी आपको 31 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 के बीच में जो तमाम कवानीन यहाँ पर लाए गए हैं, उन कवानीन ने आपको कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर किया है। डिलिमिटेशन के बाद लगभग 12 से 14 के करीब सीटें हैं जो शायद ST कैटेगरी के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है, मगर अगर आप नहीं जागेंगे तो बात नहीं बनेगी।